प्रेम जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। बद्दों ने पूछताछ में बताया है कि वो पाकिस्तान की एक मेल आईडी भी यूज करता था। गाजियाबाद पुलिस के अलावा LIU, IB, दिल्ली और नोएडा ATS भी बद्दों से पूछताछ कर रही है। आरोपी बद्दों को मुंबई से यूपी पुलिस फ्लाइट के जरिए गाजियाबाद लाई है। रायगढ़ से गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बद्दों को कल ठाणे कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने यूपी पुलिस को बद्दों की ट्रांजिट रिमांड दी है। पाकिस्तानी मेल आईडी यूज करता था बद्दों। पुलिस, IB, LIU, ATS पूछताछ में जुटे हैं और मामले के पाकिस्तान से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप धर्मांतरण मामले में शाहनवाज उर्फ बद्दों से पूछताछ चल रही है और बातचीत में बद्दों ने बड़ा खुलासा किया है। वो इस काम के लिए एक पाकिस्तानी ईमेल आईडी यूज करता था। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधा गाजियाबाद से। अमित, बताइएगा और क्या जानकारी हासिल हुई है, बद्दों से किस तरह के सवाल किए गए हैं और तार अब सीधा पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं इस मामले के? देखिए आस्था जी, जिस तरीके से छात्रों का धर्मांतरण किया गया था गेमिंग ऐप के जरिए, उसके बाद से ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा था बद्दो यानी कि शहनवाज को लेकर आई थी गाजियाबाद पुलिस। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर भी आई है गाजियाबाद और उसे कुछ देर बाद ही कोर्ट में पेश करने की बात भी कही जा रही है। लेकिन इस दौरान जब उससे पुलिस पूछताछ की गई तो पुलिस सूत्रों की अगर हम माने तो वहां पर उसने इस बात को बताया है, जो उसके पास जो फोन बरामद हुआ है, जो उसके पास से लैपटॉप बरामद हुआ है, उसमें कुछ ईमेल आईडी ऐसी मिली है जिनका की सर्वर पाकिस्तान से कनेक्टेड बताया जा रहा है। हालांकि इस बाबत पुलिस के अधिकारी को कहना है कि ऐसी उन्हें आशंका है जिसको लेकर जांच की जा रही है। साइबर क्राइम की जो टीम है वो इस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर फिलहाल की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब से कुछ देर बाद ही इसी MMG में जो संयुक्त जिला अस्पताल है, यहाँ पर क्योंकि कोर्ट में उसे पेश करना है तो उससे ठीक पहले यहाँ पर उसको मेडिकल के लिए लाया जाएगा। तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, पुलिस बल भी आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। लेकिन जिस तरह के रोज नए खुलासे होते जा रहे हैं, जैसे ही पुलिस तफ्तीश शुरू हुई थी उसके बाद जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए खुलासे होते रहे। अब तक ही माना जा रहा था कि बद्दों की पकड़ में आने के बाद कुछ राज खुलेंगे। हालांकि अभी कई ऐसे सवाल है जिनके जवाब बद्दों देने वाला है। लेकिन अगर पुलिस सूत्र की बात करें तो पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक बद्दों के पास जो फोन बरामद हुआ है, जो लैपटॉप बरामद हुआ है, उससे जो मेल आईडी मिली है उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। इससे पाकिस्तान का नाम इसमें पहली मर्तबा नहीं आया है। इससे पहले भी यूथ क्लब के नाम से एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल था जिस पर कि नाबालिग छात्रों को धर्मांतरण को लेने के बाद उसको जाकिर नाइक के साथ साथ अन्य जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम इस्लाम के धर्म गुरु हैं, उनकी वीडियोस दिखाई जाती थी और छात्रों को इस्लाम के प्रति और ज्यादा धकेला जाता था। इतना ही नहीं, शाम दाम दंड भेद सभी वहां लगाए जाते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि खुद बद्दों ने ही धर्मांतरण किए गए छात्रों को इस बात का प्रलोभन भी दिया था कि अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो वो उन्हें दुबई भी लेकर जाएगा। दुबई आने और जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वहां खाने का खर्चा, साजो सामान सभी उसकी तरफ से मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ऐसी तमाम चीजें निकल के आई थी क्योंकि पहले से ही इसका पाकिस्तान और दुबई कनेक्शन आ रहा था। ऐसे पुलिस सूत्रों की अगर माने तो अभी भी जो मेल आईडी मिली है उनमें कुछ एक मेल आईडी ऐसी है जिनका सर्वर पाकिस्तान से बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुलिस इसकी बात की तफ्तीश कर रही है और कह रही है कि साइबर क्राइम को हमने मामला दे दिया है, साइबर क्राइम इसकी तफ्तीश कर रही है। तफ्तीश के बाद ही क्या कुछ है वो असल मसला निकलकर सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। तफ्तीश अभी चल रही है और असल मसला क्या है वो उसके बाद ही निकल करके सामने आएगा। शिवम प्रताप का भी रुख कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। शिवम, एक तरफ शाहनवाज उर्फ बद्दों से पूछताछ कर रही हैं केंद्रीय एजेंसियां, यूपी, ATS सभी पूछताछ से जुटे हैं और ये साफ है कि तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। इस बीच वो परिवार और उस बच्चे को लेकर अब क्या कदम उठाया जा रहा है जिसको इस धर्मांतरण के जाल में फंसाने की कोशिश की गई और एक हद तक वो इस्लामी रीति रिवाज मानने भी लगा था? देखिए, पीड़ित बच्चे के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये बात सामने आई है कि लगातार शहनवाज उससे इंस्टाग्राम पर चैटिंग करता था। सभी जो बैकअप था वो निकाल लिया गया। न सिर्फ पीड़ित बच्चा बल्कि अब्दुल रहमान की भी सारी चैट रिकवर कर ली गई। उसके आधार पर तमाम जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात ये थी कि सिर्फ मामला गाजियाबाद या उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था। केंद्रीय जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में शामिल हो गई थी। IB और NIA ने इस मामले को अपने रडार पर लिया था क्योंकि IB और NIA को लगता था कि ये मामला सिर्फ गाजियाबाद से जुड़ा नहीं है। एक आरोपी है जो
मुंबई में बैठकर गाजियाबाद में लोगों को डायरेक्ट करता है, वहां से विक्टिम्स को पकड़ा जाता है और खास तौर पर नाबालिग की रैकी ये लोग कैसे करते हैं, कैसे पूरे मॉड्यूल को अंजाम दे रहे हैं। 7 अकाउंट हैं जिनमें पैसे का लेन देन हुआ है। उसके अलावा ये जो शहनवाज है वो बेहद कम पढ़ा लिखा है, उसके बावजूद कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस जरिए से बातचीत करें ताकि कोई ट्रैक रिकॉर्ड पर ना आए, इसकी तमाम उसको जानकारियां थी। यही एक वजह है कि एनआईए इस पूरे मामले में शामिल हुआ। वो जांच कर रहा है कि क्या सिर्फ गाजियाबाद या फिर चंडीगढ़ और तमाम शहरों का नाम आया, वहां पर भी ये मॉड्यूल ऑपरेट कर रहा था। ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां जानना चाहती हैं कि आखिर इनके तार कहां तक जुड़ रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जो अब्दुल रहमान शहनवाज को डायरेक्ट कर रहे थे, क्या वो लोग पाकिस्तान में बैठे थे, दुबई का भी नाम सामने आया, वहां से ऑपरेट किया जा रहा था, कितनी भारी तादाद में पैसा इन्वॉल्व हुआ है और आखिर कौन कौन से लोग हैं जो सटीक इनपुट प्रोवाइड कराते हैं इन लोगों को। अब्दुल रहमान की बात करें वो गाजियाबाद में था, लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि वो बच्चे कैसे टारगेट पर आए, आखिर ये लोग कैसे बच्चों को चुनते हैं, नाबालिग चुनते हैं, कोई लोकल में रैकी प्रोवाइड कराता है या फिर एक बड़ा सा मॉड्यूल तैयार किया गया है जो बड़े बड़े शहरों में बैठता है लेकिन काम को अंजाम छोटे शहरों में दिया जाता है। यही एक वजह है कि इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय इन्वॉल्व हुआ, डायरेक्ट इसकी रिपोर्ट ली जा रही है और आज सुबह से पूछताछ जारी है शहनवाज से, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एक और बड़ी इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले में ये थी कि शहनवाज कई लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन में था जो दुबई और पाकिस्तान बैठते थे। अब एनआईए और आईबी इसमें उन लोगों को खगोल रहा है जो लगातार उसको डायरेक्ट कर रहे थे और भारी तादाद में पैसा दे रहे थे। 7 अकाउंट की जानकारी अभी तक निकल कर आई है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि 30 अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनमें पैसा आ रहा था। आखिर इतना पैसा भारी तादाद में आ कहां से रहा था, इन बच्चों को पकड़ा कैसे जा रहा था, कैसे नाबालिग बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा था। इसके अलावा गाजियाबाद पुलिस ने लगभग 50 सवालों की फहरिस्त तैयार कर रखी है। आज ये तमाम सवाल उससे पूछे गए और जैसे ही पुलिस इसी कोर्ट में प्रोड्यूस कर देगी उसके बाद रिमांड मिलती है तो फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आईबी एनआईए भी यहां आएगी और इस आरोपी से पूछताछ करेगी। बिल्कुल, शिवम प्रताप और अमित राणा आप दोनों नजर बनाए रखिए, आगे भी इस खबर पर जुड़ी हर अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बरेली से बड़ी खबर है, हनी ट्रैप से जुड़ा मामला सामने आया। हनी ट्रैप में फंसे व्यापारी, अधिकारी, यहां तक कि रिटायर्ड अधिकारी भी हनी ट्रैप में फंस गए हैं और नेता भी फंसे हैं। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था इन सभी को, लाखों रुपए की वसूली कर चुके हैं ये लोग। पीलीभीत के थानेदार भी इसमें फंस गए हैं। एक महिला ने अब एफआईआर दर्ज कराई है इस पूरे मामले में। बरेली में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, यहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया है और इस हनी ट्रैप में बड़े अधिकारियों से लेकर व्यापारी, रिटायर्ड अधिकारी और यहां तक कि नेता भी फंसे हैं। कुछ वीडियोस इन सभी लोगों के बनाकर इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था और लाखों रुपए की वसूली अब तक कर चुका है ये पूरा गिरोह। पीलीभीत के थानेदार भी फंस गए इस हनी ट्रैप के चंगुल में। एक महिला ने अब एफआईआर दर्ज करवाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ चितरंजन सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चितरंजन, इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और यहां तो रिटायर्ड अधिकारी से लेकर नेता, पुलिस, बिजनेसमैन तक फंस गए लोगों के चंगुल में। तो लगता है फोन कट गया चितरंजन सिंह का, उनसे आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन यह खबर इस लिहाज से बहुत बड़ी हो जाती है कि एक हनी ट्रैप के माध्यम से पूरा गैंग एक्टिव है बरेली में, जिसमें व्यापारियों से लेकर सरकारी अधिकारी, यहां तक कि रिटायर्ड अधिकारी और नेता भी फंस गए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की रेस लगी है और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हालत खराब है, आने वाले चुनाव के लिए बसपा तैयार हो चुकी है। कांग्रेस बीजेपी के अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर होड़ मची हुई है और ऐसे में बसपा ही वो पार्टी है जो सभी पार्टियों का सम्मान करती है। अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है, लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को
मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए। उत्तराखंड में मजार हटाए जाने का मायावती ने विरोध किया है। मायावती ने कहा कि उत्तराखंड सरकार कह रही है कि सरकारी जमीन पर बनी मजारें हटाई जा रही हैं, लेकिन जब सरकारी जमीन पर मजारें बन रही थी तो उस वक्त ये लोग कहां पर थे, सरकारें क्या कर रही थी, तभी इनको क्यों नहीं रोका गया। मायावती ने कहा कि ऐसे मजार तोड़ना सही है और मायावती ने यह भी कहा कि मजार तोड़ने के मामले में राजनीति ज्यादा हो रही है। खासकर यूपी व उत्तराखंड स्टेट में, जहां वर्षों से लोगों की आस्था के बने स्थलों को अर्थात मजारों आदि को जो ये कहकर अब हटाया जा रहा है कि मजारें सरकारी जमीनों पर बनी हैं, इससे बीएसपी सहमत नहीं है और इसका बीएसपी इसलिए विरोध करती है क्योंकि जब यहाँ मजारें सरकारी ज़मीनों पर बन रही थी तो तब उस समय यहाँ की सरकारों ने इनको बनने से क्यों नहीं रोका था। बरसों से मजारें बनी हुई हैं और अब यकायक उनको तोड़ने का प्लान बना दिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसमें हमें राजनीति ज़्यादा नज़र आती है। यूपी से देवभूमि तक धर्मांतरण पर धर्म युद्ध छिड़ा है। गेम जिहाद का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो वहीं उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। धर्म की जाल में फंसाकर अधर्म का खेल इन दिनों उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक हर जगह देखने को मिल रहा है और धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है। कहीं बच्चों का ब्रेन वॉश तो कहीं इश्क के नाम पर फरेब, जिस पर अब सियासी बहस शुरू हो गई है। यह प्रदेश सरकार धर्मांतरण के मामलों में, लव जिहाद के मामलों में पूरी सजग है, संवेदनशील है और जहाँ जहाँ ऐसे मामले आएंगे जड़ से साफ करने के लिए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। लव जिहाद यानी धर्म छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाना और फिर जबरन उनका धर्मांतरण कराना, यानी कलावा दिखाकर हो रहे छलावे पर अब संग्राम छिड़ा है कि अपना इस्लामी नाम न छुपाएं, अपनी पहचान न छुपाएं। इस्लाम ने हर अपने अनुयायी को एक दायरे में रहने के लिए कहा है, तो उसी दायरे में रहें। अपने हाथ में कलावा न बांधें, गले में रुगजाश न पहने, इससे उनकी इस्लामी शनाख्त गुम हो जाती है। उत्तरकाशी में लव जिहाद के कुछ मामले सामने आने के बाद स्थानीय लोग मुस्लिमों के खिलाफ सड़क पर उतर आए तो बात इलाका छोड़ने तक आ गई। यहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई डराया धमकाया किसी ने? नहीं, अभी जब से आए हुए हैं जब से किसी ने कोई डराया धमकाया। किससे पहले प्रोटेक्शन बहुत है हमारे पास। इससे पहले भी 45 साल रहे आप, कभी आपके साथ ऐसी कोई बदतमीजी हुई? नहीं, कभी कोई बदतमीजी नहीं हुई। पुरोला में 2 युवकों को उस वक्त पकड़ा गया जब वे एक लड़की को भगाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद स्थानीय दुकानदार आक्रोशित हो गए और फिर लोगों ने एक मार्च निकाला और प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस फोर्स तैनात है वहाँ पे, जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात है। किसी तरह का भय का कोई माहौल हम पैदा नहीं होने देंगे। वहाँ पे जो है हमारी पीस मीटिंग्स जो है और सभी समुदाय, विषय, व्यापार मंडल सभी से हमारी बात चल रही है और जो है सब शांति है। यानी देवभूमि से उत्तर प्रदेश तक उन जिहादियों के खिलाफ मोर्चे पर है जो कभी गेम के नाम पर तो कभी इश्क के नाम पर धर्मांतरण वाले काम पर हैं। लेकिन सियासतदानों को इसमें भी मौका मिल गया है। बेटियां सबके घरों में होती हैं और कोई भी परिवार का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा, समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि बेटियों को गुमराह किया जाए, कलावा बांधा जाए, तिलक लगाया जाए, नाम बदला जाए, उनको गुमराह करके जो है उनसे शादी की जाए और बाद में उनसे निकाह करने के लिए मजबूर किया जाए। ये कोई भी नहीं चाहेगा। जो ये कह रहे हैं वो भी नहीं चाहेंगे, केवल एक राजनीतिक बातें कर रहे हैं। खैर, जिहादियों का जितना भी पैतरा है वो एक एक कर फेल हो रहा है। ऐसे में हर हिंदुस्तानी को अब सजग और सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि जिहाद का वायरस पूरी तरह से हवा में घुल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उधर योगी सरकार के राज्य मंत्री मैनपुरी के प्रभारी अनूप प्रधान ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। अखिलेश के 80 सीट जीतने के दावे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश का सिर्फ सपना है, मोदी योगी के नेतृत्व में बीजेपी सभी 80 सीटें जीतेगी। अनूप प्रधान ने यह भी कहा कि मैनपुरी अखिलेश का जिला है, वो यहां पर पार्टी की हालत देख लें कि किस तरह निकाय चुनाव में एसपी को हार का सामना करना पड़ा। कि वो कह रहे हैं, वो हमेशा कहते ही रहते हैं। मैं समझता हूं कि एक तरफा 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतने का काम हम सब करेंगे। अभी निकाय का चुनाव भी हाल ही में हुआ है, आप देख ही रहे हैं परिणाम कि 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंदर है। 17 के 17 नगर निगम हमने जीतने का काम किया है। मैक्सिमम नगर पालिका हम आधी नगर। मैं समझता हूं 2024 में एक तरफा ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, इस तरह का परिणाम आएगा, ऐसी मेरी आशा। और स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कानपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बर्रा थाने में हंगामा किया। थाने में घुसकर कार्यकर्ताओं ने गाली गलौच और मारपीट की। दरअसल एक बीजेपी कार्यकर्ता पर थाने में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिससे नाराज कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और वहां पर हंगामा किया। हंगामा मारपीट का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है पूरे मामले में। एक कार्यकर्ता पर मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद मुकदमा दर्ज होने से कार्यकर्ता नाराज हो गए और फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया। बर्रा थाने का ये पूरा मामला, जहां पर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता। उधर नोएडा अथॉरिटी ने बकाया नहीं चुकाने वाले बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अथॉरिटी ने पैन रियल्टर्स सोसाइटी का निर्माणाधीन टावर सील किया है। पैन ओएसिस सोसाइटी सेक्टर 70 में है। बकाया की वसूली के लिए अथॉरिटी की ओर से बिल्डर को लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन बिल्डर ना तो नोटिस का जवाब दे रहा था और ना ही बकाया जमा करा रहा था। निर्माणाधीन टावर में पिछले कई साल से बिल्डर कोई निर्माण भी नहीं करा रहा। करने वाले बिल्डर पर नकेल कस रही। इसी क्रम में नोएडा के सेक्टर 70 में पैन ओएसिस के टावर टी पे ये कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है करीब करीब 430 करोड़ रुपए इस पर बकाया था। लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन नोटिस का ना तो जवाब दिया जा रहा था, ना ही बकाया जमा राशि जमा की जा रही थी। आपको बता दें ये पैन ओएसिस बिल्डर है। यहीं पर जो टावर टी है उसका बकाया है, करीब करीब 430 करोड़ रुपए बकाया था। एक निर्माणाधीन टावर है, लंबे वक्त से उसका निर्माण कार्य भी बंद है, लिहाजा नोएडा अथॉरिटी ने अब इसको सील कर दिया है और बिल्डर को चेतावनी भी दी है आगे। और फिलहाल इस तरीके की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें नोएडा अथॉरिटी लगातार जिन भी बकायादार बिल्डर हैं उन पर नोटिस जारी कर रही है, उनको लगातार पैसा जमा करने की बात कह रही है, लेकिन जो भी बिल्डर अनसुनी कर रहा है, अनदेखी कर रहा है, उस पर इसी तरीके से कार्रवाई करते हुए सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन रविंदर के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में सुनवाई आज टल गई। जज की छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। कपिल सिंह के हत्याकांड और मीर हसन पर हमले का मामला गैंग चार्ट में शामिल है। 2010 में मुख्तार के खिलाफ कपिल हत्याकांड और मीर हसन पर हमला मामले में गाजीपुर के करंडा थाने में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। गैंगस्टर के इसी केस में आज फैसला आना था। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां बीजेपी विधायक सलोना कुशवाहा ने नगर पंचायत ऑफिस में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नगर पंचायत ऑफिस में कुर्सी पर बैठने को लेकर यह विवाद हुआ। पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा का आरोप है कि कुर्सी से न उठने पर सलोना कुशवाहा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पूर्व विधायक ने वीडियो वायरल कर अपना विरोध जताया है। पूरा मामला निगोही के नगर पंचायत ऑफिस का है। मेरठ बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता के सेक्स टेप का मामला गर्माता जा रहा है। यौन शोषण का वीडियो वायरल होने के बाद बार एसोसिएशन ने रमेश चंद्र गुप्ता पर सख्त एक्शन लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। साथ ही यूपी बार काउंसिल को भी गुप्ता के खिलाफ पत्र लिखकर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आग्रह किया। आपको बता दें, हाल ही में रमेश चंद्र गुप्ता के कुछ अश्लील वीडियोज और ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें एक पीड़िता नाबालिग बताई जा रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि रमेश चंद्र गुप्ता ने बार की मर्यादा को भंग किया है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ये है